नमस्कार। आप लोग आ गए, शुरू करूं मैं। नमस्कार। तो गांधी कथा के चौथे भाग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि पिछले भाग आप लोगों ने देखे होंगे और शायद आप लोगों को बेहतर भी लगे होंगे, समझ में भी आई होगी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो आप सबसे शेयर करना चाह रहा हूं, और गांधी की जिंदगी को जिस तरह से मैं देखना चाह रहा हूं, दिखाना चाह रहा हूं, मुझे लगता है कि शायद आप लोग उससे कुछ जोड़ पा रहे होंगे खुद को। क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि मेरे लिए गांधी एक आम आदमी है, जैसे मैं हूं, जैसे आप हैं, जैसे यहाँ सुनने वाले बाकी सारे लोग हैं। और गांधी की कथा जो है, गांधी का किस्सा जो है, गांधी की कहानी और गांधी की जिंदगी जो है, मेरे लिए वो एक आम आदमी के खास आदमी में बदलते जाने की कहानी है। तो हो सकता, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद आप लोग भी इस कहानी से खुद को जोड़ पा रहे होंगे। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गांधी हिंदुस्तान आ चुके हैं। गोखले ने उनसे कहा है कि भटको, देखो हिंदुस्तान कैसा है, इतना विविध देश है, इतने तरह के लोग हैं। तुम तो युवा हुए तो लंदन पढ़ने चले गए, लौट के आए, थोड़े दिन गुजरात में रहे, फिर सीधे तुम चले गए अफ्रीका। तो तुमने हिंदुस्तान तो अभी देखा नहीं है। हिंदुस्तान को देखो, समझो, जानो। और एक सलाह दी उनको कि आंखें खुली रखो लेकिन जबान बंद रखो। और मैंने आपको बताया कि गांधी के लिए आंखें खुली रखना तो आसान काम था, जबान बंद रखना बहुत मुश्किल काम था। तो घूमने टहलने की प्रक्रिया में मैंने आपको बताया था वो बंगाल गए थे, कलकत्ता गए, और फिर वो ऐसे ही घूमते टहलते एक बार पहुंचे बनारस। तो बनारस का किस्सा भी मैं सुनाऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले किस्सा चंपारण का। चंपारण जिसने गांधी को गांधी मिस्टर गांधी से गांधी बाबा में बदल दिया। चंपारण हम सब जानते हैं बिहार में एक जिला है, और उस जमाने में वहां वो प्रसिद्ध था, वो पूरा इलाका प्रसिद्ध था नील की खेती के लिए। तब अभी सिंथेटिक कपड़ों का फैशन आया नहीं था, सिंथेटिक कपड़े जो है वो बनते नहीं थे। नील की बड़ी जरूरत थी कपड़ों की रंगाई के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए। तो वहां लोगों ने, वहां अंग्रेजों ने नील की खेती को बहुत महत्व दिया था। और महत्व दिया मतलब किसान जो थे। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? प्लीज टाइप करके मुझे बताइए अगर आवाज में प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं माइक लगा लूंगा। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? वेट कीजिए, मैं माइक लगाता हूं, एक सेकेंड। अब मेरी आवाज आ रही है? मेरी तरफ से नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि आवाज आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है वो प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लें, अपना मोबाइल चेक कर लें, क्योंकि मुझे लगता है आवाज आ रही है। काफी सारे लोगों ने बताया कि आवाज आ रही है, मैसेजेस भी आ गए मेरे पास व्हाट्सएप पे कि आवाज आ रही है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने माइक भी लगा लिया है, तो मेरे ख्याल से अब और साफ आवाज आ रही होगी। कहां था मैं? हाँ, मैं चंपारण पे था। आप जानते हैं कि चंपारण एक एक जगह है, अब तो छोटी नहीं रह गई, लेकिन उस जमाने में चंपारण एक छोटा सा जिला था बिहार का। और उसके आसपास का जो इलाका था वो नील की खेती के लिए मशहूर था। अंग्रेजों ने वहां पर नील की फैक्ट्रीज लगाई थी और नील की खेती होती थी, और किसान नील की खेती करते थे। जिनके पास जमीन थी, नील पूरी की पूरी जो है वो खरीद लेती थी, क्या कहते हैं, फैक्ट्री खरीद लेती थी। और अगर ऐसे देखें तो अपने शुरुआती दौर में कम से कम किसानों के लिए वो लाभ का सौदा था। नील का पैसा उनको मिल जाया करता था और वो ठीक ठाक थे, कोई दिक्कत उनको नहीं हो रही थी।
लेकिन धीरे 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 हुआ यह कि नील की पूरी खेती को अंग्रेजों ने मिल मालिक के हिसाब से मोड़ दिया। यानी मिल मालिकों को तो फायदा मिलता था, लेकिन किसानों को जो लगान देना पड़ता था, जो सारा कुछ इसके 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 सामने से जो कुछ मिलता था, वो उनके लिए पर्याप्त नहीं था। असल में फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले की अगर आप स्थिति देखेंगे तो उस समय हुआ यह था कि नील की जो वैश्विक प्राइसेस थी, इंटरनेशनल प्राइसेस थी, वो गिर गई थी, और इंटरनेशनल प्राइसेस गिरने की वजह से लाभ भी कम हो गया था। अब आप जानते हैं कि फैक्ट्रियों का लाभ जब भी कम आता है तो मालिक तो अपनी अय्याशी नहीं छोड़ते हैं, मालिक अपना लाभ कम नहीं करते हैं, लेकिन मजदूरों का और जो किसान हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो छोटे उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ वो शुरू कर देते हैं बेईमानी, उनके पैसे काटना शुरू कर देते हैं। तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो तो इतिहास की किताबों में लिखा है, आप पढ़ ही सकते हैं। लेकिन कुल मिला जुला के हुआ ये कि किसानों का जो लगान था वो बहुत बढ़ा दिया गया। इसके अलावा उनके ऊपर एक टैक्स लाद दिया गया, अबवाब टैक्स। अब ये भी बड़ा अजीबोगरीब टैक्स था। अबवाब वो जब चाहे तब लगा सकते थे। मतलब अगर कोई किसान अपने घर में मुंडन करे, किसी का बच्चे का, बेटे बेटी की शादी करे, कुछ भी करे, तो उसको कंपनी को अबवाब देना पड़ता था। इतना ही नहीं है, अगर कंपनी के मालिक साहब शिकार खेलने जाएं तो हाथियों को ले जाने का जो खर्चा होता था उसके बदले अबवाब देना पड़ता था। और यहां तक कि अगर बड़े साहब बीमार पड़ जाएं तो उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए भी अबवाब देना पड़ता था। गोया ये कि मतलब मालिक जो हैं वो किसानों के पसीने पर पल रहे थे, अपनी तनख्वाह तो ले ही रहे थे, अपना जो लाभ है वो कमा ही रहे थे, और इसके अलावा किसानों पर तरह तरह के कर्जे लाद रहे, तरह तरह के कर लाद रहे थे, जिसको ना देने पे कभी किसानों की जमीन जब्त हो जाती थी, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था, और किसान इसके लिए परेशान थे। आंदोलन करें तो आंदोलन दबा दिया जाए। एक साहब थे उसमें राजकुमार शुक्ला जी। शुक्ला जी थे तो किसान, लेकिन पढ़े लिखे आदमी थे, थोड़ा बहुत खेत था, अपना घर था, पक्का घर था, और वो परेशान हो चुके थे और उनके समझ में आ चुका था कि अंग्रेजों से कितनी भी विनती कर लिया जाए, कितना भी अनुनय विनय कर लिया जाए, ये हमारी बात सुनने वाले हैं नहीं, और चंपारण जो है, चंपारण के किसानों को कहीं से कोई रेस्पाइट मिलने वाला कहीं है नहीं। तो कांग्रेस उस समय सक्रिय थी। उनको लगा चलो कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं, अगर कांग्रेस के नेता हमारे आंदोलन में साथ देते हैं, किसानों के पक्ष से खड़े होते हैं, तो शायद इसका कोई निदान निकल जाए। तो वो पहुंच गए लखनऊ। लखनऊ में चल रही थी 1917 में, लखनऊ में 16 या 17 में लखनऊ में चल रही थी कांग्रेस की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग, जो उनकी सालाना जो मीटिंग कांग्रेस की होती थी वो चल रही थी। कार्यकारिणी में पहुंच गए। अब पहुंचे वहां पर सबसे पहले तिलक के पास गए, जो कांग्रेस के उस जमाने में सबसे प्रमुख नेता थे। तिलक को अपना पूरा किस्सा सुनाया। तिलक ने किस्सा सुन तो लिया, लेकिन कोई खास रिस्पांस नहीं दिया। तिलक बड़े आदमी थे ही, उनसे बोलने में भी बड़ी दिक्कत होती थी, मतलब उनसे बात करना भी आसान काम नहीं था, बड़े आदमी थे। किसी तरह से शुक्ला जी ने बात की, लेकिन कोई खास परिणाम नहीं निकला। फिर मालवीय जी के पास गए, मालवीय जी से बात की उन्होंने, मालवीय जी ने भी कोई खास भाव नहीं दिया। फिर अपने बिहार प्रदेश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे कांग्रेस के, डेलीगेट्स जो गए हुए थे, बड़े बड़े लोग, ज्यादातर उसमें उस जमाने में वकील और बाकी सारे लोग होते थे, उन सब से बात की उन्होंने, वहां भी बहुत असर नहीं पड़ा। लगभग निराश तो हो गए थे, लेकिन जिद्दी आदमी थे शुक्ला जी, सोच के गए थे कि कुछ न कुछ तो इसका निदान निकाल के आऊंगा। और ऐसे में ही उनको दिख गए मोहनदास करमचंद गांधी जी। तब तक वो महात्मा गांधी अभी नहीं हुए थे। मोहनदास करमचंद गांधी, सांवला सा आदमी, ठीक ठाक मझोला कद, दुबला पतला, और सिर पे काठियावाड़ी टोपी, काठियावाड़ी पगड़ी जो बड़ी वाली होती है, और धोती। तब तक अभी उन्होंने छोड़ा नहीं था, तब तक लंगोटी पे नहीं आए थे, तब तक धोती कुर्ता अपना पहनते थे, जो काठियावाड़ी ड्रेस था उनका। और तब तक गांधी उतने उस तरह के राष्ट्रीय नेता बने भी नहीं थे। अभी उनको बहुत लोग जानते नहीं थे, लौट कर आए थे वहां से,
क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे, हिंदुस्तान में भटक रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, और लोग उनको कोई ऐसे आंदोलन में हिस्सेदारी नहीं की थी, तो लोग उनको बहुत जानते भी नहीं थे। लेकिन शुक्ला जी को लगा इस आदमी से बात की जा सकती है। अब शुक्ला जी बिहारी, अपनी बिहारी वाली हिंदी भोजपुरी बोलते थे। गांधी जी की उस समय हालत यह थी कि गुजराती और अंग्रेजी के अलावा कोई भाषा आती नहीं थी। काम चलाऊ हिंदी 2-4 लफ्ज जानते थे, हिंदी भी ठीक से नहीं बोल सकते थे, और उसमें बिहारी टोन में जो भोजपुरी हिंदी में बतियाया होगा हमारे शुक्ला जी ने, हम ईस्टर्न यूपी वाले समझ सकते हैं। गांधी जी के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। शुक्ला जी थोड़ा निराश हुए। फिर एक वकील साहब को पकड़ के ले आए जो बिहार से थे, और उनके थ्रू बात करना शुरू किया। इन्होंने बताना शुरू किया, उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया। ब्रजकिशोर प्रसाद वकील थे उस जमाने में, पटना में बड़े वकीलों में गिने जाते थे। तो ब्रजकिशोर साहब ने जो है अंग्रेजी में गांधी जी को समझाया जो कुछ शुक्ला जी ने कहा, तो भी गांधी जी को कुछ खास समझ में नहीं आया। गांधी जी ने कहा कि जब तक मैं वो इलाका देख न लूं। अब गांधी जी ना हिंदी जानते थे, ना कभी बिहार गए थे, ना बेचारे को क्या कहते हैं कभी ये पता था कि नील की खेती कैसी होती है, ना कभी नील का खेत देखा था। तो कुछ खास समझ में आया नहीं। उनको लगा अरे यार ठीक है, देख लेंगे। तो ऐसे ही गोलमोल करके छोड़ दिया उन्होंने कहा कि जब तक हम ये जमीन देख नहीं लेंगे, नील की खेती देख नहीं लेंगे, अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे वहां क्या स्थिति है, तब तक हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं। हमने बताया शुक्ला जी थे जिद्दी आदमी। उन्होंने कहा ठीक है, आप एक बार मेरे साथ चलिए, देखिए, जमीन देखिए, गांव देखिए। गांधी जी ने कह दिया ठीक है, कभी चलेंगे। शुक्ला जी लेकिन पीछे ही पड़ गए, चिट्ठी पे चिट्ठी, तार पे तार। फाइनली गांधी जी ने उनसे कहा कि मैं मार्च अप्रैल में मुझे कलकत्ता आना है, तो कलकत्ता में आप मिलिए, वहां से मैं चंपारण चलूंगा। और शुक्ला जी पहुंच गए कलकत्ते। गांधी जी जब कलकत्ता पहुंचे तो स्टेशन पे ही मिल गए। गांधी जी ने कलकत्ता में जो भी काम था अपना निपटाया, और उसके बाद उनके साथ जो है बिहार आ गए, पटना आ गए। अब पटना में गांधी जी को लेके गए कि किसी बड़े वकील के घर ठहराया जाए। अब राजकुमार शुक्ला जी गांव के छोटे किसान बेचारे, पटना में 2-4 लोगों को जानते थे, लेकिन उस तरह का कोई परिचय तो था नहीं कि धम से किसी के घर में घुस जाते, ड्राइंग रूम में घुस जाते, चाय बनवा देते, खाना खिलवा लेते। राजेंद्र प्रसाद को वो जानते थे, तो सोचे कि राजेंद्र प्रसाद बड़े वकील हैं, उनके यहाँ चलते हैं, तो गांधी जी जैसी चाहते हैं वैसी व्यवस्था हो जाएगी। अब भैया पहुंचे दोनों लोग शक्ल से किसान जैसे लग रहे थे, धोती कुर्ता पहने हुए, एक जनी पगड़ी लगाए हुए, एक जनी ऐसे ही पहुंचे। अब राजेंद्र प्रसाद बड़े वकील थे उस जमाने में, पटना के बहुत बड़े वकीलों में माना जाता था, सबसे बड़े वकीलों में उनकी गिनती होती थी। मार नौकर चाकर द्वार पे थे उनके। अब ये जब पहुंचे, नौकरों ने देखा, नौकरों को लगा पता नहीं यार ये आदमी कौन है, किस जाति का है। जानते ही हैं आप हमारे यूपी बिहार की स्थिति, आदमी को बाद में देखा जाता है, जात पहले देखी जाती है। तो हालत ये हो गई कि बाहर के कमरे में ठहरा तो दिया, लेकिन कुएं से पानी निकालना तक अलाउ नहीं किया, ना घर से खाना दिया। अब उस जमाने में मोबाइल फोन तो था नहीं कि फोन पे बात हो जाती है और राजेंद्र प्रसाद जी कह देते कि नहीं भाई बड़े आदमी हैं, वकील साहब हैं, इनको खिलाओ पिलाओ। और बाहर के कमरे में बैठे बैठे मनी मन गांधी जो है वो गुस्सा हो रहे हैं, गरिया रहे हैं मनी मन शुक्ला जी को। शुक्ला जी बेचारे कोशिश कर रहे हैं, बाजार से कभी भाग के खजूर ले आ रहे हैं, कभी कुछ खाने को ले आ रहे हैं, लेकिन गांधी तो चिढ़े हुए हैं। इसी चिढ़न में गांधी को अचानक याद आया कि पटना में उनके एक परिचित रहते हैं, मतलब कांग्रेस के एक बड़े नेता रहते हैं जो पहले मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, मौलाना मजरुल हक। और जब उनको याद आया कि कांग्रेस अधिवेशन में मौलाना साहब ने कहा था कि पटना कभी आप आए तो हमारे घर रुक सकते हैं, तो उन्होंने मौलाना मजरुल हक के यहाँ एक खत भिजवाया कि भाई मैं पटना में आया हुआ हूं और आप अगर कहें तो आपके यहाँ आ जाऊं। मौलाना साहब ने तुरंत बुलावा भेजा। गांधी जो है वो तुरंत इनके साथ पहुंचे और मौलाना साहब को सारी बातें बतानी शुरू की। मौलाना साहब ने समझाया कि भाई यहां से अगर आप कोशिश करेंगे पटना से तो कुछ नहीं होने वाला है, आप मेरी बात मानिए, आप मुजफ्फरपुर चलिए मेरे साथ, वहां पे काफी सारे लोग हैं जिनसे बात करके चंपारण के लिए और इनके इलाके के लिए, नीलाहा किसानों के लिए कुछ किया जा सकता है। इसके बाद गाड़ी पटरी पे आई, दोनों लोग मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर में तमाम सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई और फिर जो है गांधी जी ने शुरू किया कि सबसे पहले हालात का जायजा लेंगे, एक इंक्वायरी करेंगे, सारे किसानों का पक्ष लेंगे,
कि किसानों का संकट क्या है, और उसके बाद प्रशासन से बात करेंगे कि प्रशासन जो है किसानों की यह समस्या हल करे। बहुत लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी पहुंच गए और भी बहुत सारे लोग पहुंच गए, CF एंड्रयूज पहुंच गए वहां पर। और आप जानते हैं कि किस तरह से गांधी न केवल गांव-गांव घूमे, न केवल किसानों के साथ, बड़े लायर थे, समझ तो थी ही लीगल उनकी, न केवल किसानों की समस्याओं का एक शानदार रिपोर्ट उन्होंने तैयार की, बल्कि इसके बीच जो लीगल लड़ाई लड़ी उसकी हालत यह थी कि कोर्ट में जब वो पेश हुए, उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया। उन्होंने जुर्माना देने से इनकार कर दिया, कहा जेल में रख डाल दीजिए मुझे, मैं जुर्माना नहीं दूंगा। आप जानते हैं गांधी ने जीवन भर कभी जुर्माना नहीं दिया, कभी जमानत नहीं ली। जब यहां तक जज साहब ने कहा कि अरे भाई पर्सनल बॉन्डेज ले लीजिए, आप निजी जमानत ले लिए, बोले मैं वो भी नहीं लूंगा। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, फैसला बाद में होगा। ये जो सत्याग्रह है, ये जो सत्य के पक्ष में खड़े होने की ताकत है, जहां कोई समझौता नहीं है, जहां इतना तक भी समझौता नहीं है, जब जानबूझकर कानून तोड़ते हैं आप, जब कानून को भी न्याय के लिए तोड़ते हैं, यानी कानून जब जनता के खिलाफ हो जाता है और इसलिए आप उस कानून को तोड़कर जनता के साथ खड़े होते हैं, न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं, जो गांधी का सविनय अवज्ञा है, जो गांधी का सत्याग्रह है, तो उस समय गांधी और गांधीवादी जमानत भी नहीं लेते थे, जुर्माना भी नहीं देते थे। जुर्माना जुर्म का दिया जाता है, जुर्माना के साथ जुर्म जुड़ा हुआ है, यानी आपने जो जुर्म किया है उसके बदले में जुर्माना दीजिए। गांधी का यह कहना था कि यह कानून तोड़ के मैंने कोई जुर्म नहीं किया, इसलिए मैं जुर्माना नहीं दूंगा, मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन मैं इसका जुर्माना नहीं दूंगा, इस पर कोई जमानत नहीं लूंगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि अफ्रीका में भी और यहां पर भी यह बार बार होता है कि जजों के समझ में नहीं आता है कि गांधी को सजा कैसे दे। यहां भी वही हुआ, मैंने आपको बताया, जुर्माना देने से इंकार कर दिया इस बात से कि मैं पर्सनल जमानत लूं, और फाइनली यह हुआ कि गांधी को जो सजा होनी थी पहले टाली गई और उसके बाद गांधी से केस वापस ले लिए गए। जो जिला प्रशासन उनको वहां से बाहर फिकवाने के लिए तैयार था, जो जिला प्रशासन कैसे भी उनकी जो इंक्वायरी हो रही थी, जो वो किसानों से मिलकर सर्वे कर रहे थे, उसको रुकवाने के लिए तैयार था, वही जिला प्रशासन झुकता है, समझौता होता है, वो इंक्वायरी रिपोर्ट जो होती है उसको सबमिट किया जाता है, और फाइनली चंपारण एग्रीगेरियन लॉ बनता है, जिससे चंपारण के किसानों को बहुत लाभ होता है और नील की खेती का जो दाग था वो मिटता है। ये गांधी का पहली बार हिंदुस्तान के अंदर जमीन पर प्रयोग था, जो एक संयोग से हुआ था। अगर राजकुमार शुक्ला उतने जिद्दी नहीं होते, अगर जब गांधी ने कहा था अच्छा आएंगे हम कभी, तो शुक्ला जी सोचते कि यार अब ये भी टाल रहे हैं, ये भी टरका रहे हैं, छोड़ो किसी और के पीछे पड़ो, तो शायद ये संयोग घटित नहीं होता। शायद गांधी इस देश को उतना करीब से नहीं देख पाते जितना करीब से उन्होंने देखा, या शायद और ज्यादा वक्त लगता देखने में। आप सोचिए, एक बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको ना हिंदी ठीक से आती है, बिहारी समझने की बात ही छोड़ दीजिए, न जिसने कभी गांव देखा था, न जिसने कभी नील देखा था, ना नील की खेती देखी थी, वो न केवल चंपारण जाते हैं, बेतिया जाते हैं, शुक्ला जी के गांव जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, बल्कि गांधी से, महात्मा गांधी की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं। गांधी बाबा तो वहीं बन ही गए थे। तो असल में हिंदुस्तान में उनका सफर शुरू होता है चंपारण से, किसानों के बीच से, और इसका अगला पड़ाव था खेड़ा का आंदोलन। खेड़ा जिला, संयोग से मैं वहां रहा हूं, नडियाद जो उसका मुख्यालय है, वहां मैं 4 साल मैंने नौकरी की है, तो मैं रहा हूं। खेड़ा जिला में भी यही समस्या थी, लगान को लेकर किसान आंदोलन पर थे। लगान इतनी बढ़ा दी गई थी कि किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो गया था, और जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, कभी उनका जानवर उठा ले जाते थे, कभी उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, कभी उनका अनाज उठा ले जाते थे, और किसान परेशान थे। गुजरात
गांधी का अपना इलाका था, यहां चंपारण वाली समस्या नहीं थी कि भाषा की समस्या आती। और खेड़ा में जाकर उन्होंने वो आंदोलन शुरू किया। और आप जानते हैं यही वो आंदोलन था जिसमें वल्लभ भाई पटेल, जो कि एक शानदार दीवानी वकील हुआ करते थे, खूब पैसा कमा रहे थे, शानदार जीवन जीते थे, बढ़िया कोट पैंट टाई लगा के घूमते थे, वो किसानों के आंदोलन में शामिल होते हैं। अंग्रेजी जो उनकी वेशभूषा थी उसका त्याग करते हैं और उसके बाद उस आंदोलन के बाद एक जननेता बनकर उभरते हैं। गुजरात ही नहीं, पूरे देश के सरदार, गांधी उनको सरदार कहते हैं, और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे जाके हमारे गृह मंत्री बने और बाकी सब तो आप जानते ही हैं। लेकिन उसी खेड़ा के आंदोलन से सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के बड़े नेताओं में शुमार हुए, अपनी वकालत छोड़ी और कांग्रेस के साथ एक्टिव हुए। लेकिन खेड़ा का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता है। मैं जहां आपको खेड़ा से ले जाना चाहता हूं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था पिछली बार आपको मैंने बताया था कि जब गांधी साउथ अफ्रीका में थे और वहां जुलू विद्रोह हुआ और अंग्रेजों के साथ वो शामिल हुए, सेना में शामिल हुए, हालांकि वो सेवा का काम कर रहे थे लेकिन सेना में शामिल हुए, तो उनका सिद्धांत ये था कि अपने हकों के लिए तो हम अंग्रेजों से जितना हो सकेगा उतना लड़ेंगे, लेकिन चूंकि हम इस राज्य के नागरिक हैं तो संकट के समय में अपने राज्य के साथ खड़े होंगे। वो गुलामी वाले कंसेप्ट को अभी समझ नहीं पा रहे थे। अभी वो इस कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहे थे कि जो औपनिवेशिक गुलामी है उसमें जो अंग्रेज हैं, जो औपनिवेशिक मास्टर्स हैं, वो हिंदुस्तान या अफ्रीका या बाकी जगहों पे जहां उनकी कॉलोनीज है, उनके नागरिकों को मूलतः इंसान ही नहीं समझते। अभी उनके समझ में ये नहीं आया था। और तभी आ गया प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध यानी अंग्रेजों के लिए संकट का एक समय। तो गांधी ने यह तय किया कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद की जाएगी। और उसी खेड़ा, उसी गुजरात इलाके में गांव गांव घूमना शुरू किया प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने के लिए। लेकिन जिस खेड़ा ने किसान आंदोलन में गांधी को सर पर बिठा लिया था, जिस खेड़ा ने किसान आंदोलन में गांधी को अपना नेता बना दिया था, जिस खेड़ा के घर घर से गांधी के लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम होता था, जिंदाबाद का नारा लगता था, उसी खेड़ा में जब गांधी भटक रहे थे अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने के लिए, तो वही किसान अपना दरवाजा बंद कर ले रहे थे। वही किसान उनके लिए खाने पीने रहने की व्यवस्था करने से पीछे हट रहे थे। वही किसान जो झुंड की तरह, जो भीड़ की तरह, जो आंदोलन की तरह उनके पीछे आए थे, वही किसान उनके साथ आने को तैयार नहीं थे। यह पहला मौका था जब गांधी के समझ में आया कि अंग्रेजों के राज में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जिसको मैं शायद समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन ऐसा है कुछ जिसकी वजह से भारत में जो अंग्रेजी राज है वो वैसा नहीं है जैसा इंग्लैंड में अंग्रेजी राज है। लोकतंत्र का, बाकी सारी चीजों का जो हवाला दिया जाता है वो हवाला हिंदुस्तान में उस तरह से फॉलो नहीं किया जाता है। उन्होंने बाद में बहुत विस्तार से लिखा भी है। जो पिछली बार मैंने कोटेशन पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो शायद उसमें चीजें समझ में भी आए। तो इस आंदोलन से, लेकिन इस आंदोलन की बात में, मतलब ये प्रथम विश्व युद्ध की बात तब तक पूरी नहीं होगी तब तक सावरकर जी की भी बात सावरकर जी की भी बात न कर ली जाए। अक्सर जब हम कहते हैं कि सावरकर ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया तो कहा जाता है तो क्या हुआ, गांधी ने भी तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। अंतर क्या था यह समझिए। अंतर यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय विनायक दामोदर सावरकर अंडमान निकोबार की जेल में थे। उस किस्से को आप जानते ही हैं कि किस वजह से वो जेल में थे। और यही दौर था जब उन्होंने अंग्रेजों को पत्र लिखने शुरू किए थे, माफीनामे लिखने शुरू किए थे।
उसमें से एक माफीनामा जिस पर अक्सर बात होती है, जिसको अक्सर लगाया जाता है, उस माफीनामे का मौजू यह है कि वो अंग्रेजों से कह रहे हैं कि इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, मैं आपका सहयोग करना चाहता हूं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहां पर हैं जो आपका सहयोग करना चाहते हैं। अगर आप मुझे रिहा कर देंगे तो आप जैसे चाहेंगे मैं आपका सहयोग करूंगा। और उसी में जोड़ते हैं, जो लोग सरकारी पत्र लिखते हैं, जो इस तरह के पत्रों के बारे में जानते हैं, वो समझते हैं इस बात को कि उसी में वो जोड़ते हैं कि अगर मुझे रिहा करने में दिक्कत हो तो कम से कम उन सारे लोगों को रिहा कर दीजिए जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सहायता करना चाहते हैं। मैं आपका सेवक इस बात से बहुत प्रसन्न होऊंगा, या यही बात मेरे लिए बहुत काफी होगी कि इतने सारे लोगों को आपकी सेवा का मौका मिला। इसको ऐसे पेश किया जाता है मानो सावरकर अपने लिए नहीं बाकियों के लिए रिहाई मांग रहे थे। सच्चाई यह है कि यह बाकियों की रिहाई वाली बात अपने आप को ज्यादा स्वामी भक्त साबित करने के लिए कही जा रही थी कि अगर आप मुझे नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम बाकियों को छोड़ दीजिए, ताकि प्रथम विश्व युद्ध में वो आपकी मदद कर सकें। वो सिर्फ उनकी रिहाई की बात कर रहे थे जो अंग्रेजी सेना में शामिल होने को तैयार थे, जो माफी मांगने को तैयार थे। उनकी बात नहीं कर रहे थे जिन्होंने माफियां नहीं मांगी, भले शूली पे चढ़ गए, भले फांसी पे चढ़ गए, भले उसी जेल में सड़ सड़ के मर गए। और इसीलिए उस पत्र के बाद किसी भी पत्र में सावरकर किसी और की रिहाई की बात नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी रिहाई की बात करते हैं। और जहां प्रथम विश्व युद्ध में किसानों के बीच जाकर सेना में भर्ती कराने की कोशिश करने के पूरे प्रयास में गांधी के यह समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है, और बाद में जब जालियांवाला बाग कांड हुआ तब गांधी बिल्कुल पूरी तरह से मुतमईन हो गए कि हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों का राज है वो बर्बर है, वो जनता के खिलाफ है। और लगातार आप देखते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ होते जाते हैं, आजादी की बात करते हैं, और फाइनली 1942 आते आते खुल के कहते हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। खुल के कहते हैं कि यह लड़ाई है साम्राज्य, इसमें ना हम एक भाई देंगे ना एक पाई देंगे, यानी ना हम फाइनेंशियली कोई सहायता करेंगे और ना ही हम किसी भी तरह से सेना में भर्ती कराएंगे। वहीं सावरकर वहां से बढ़ते बढ़ते जब माफी मांग के रिहा होते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध में न केवल अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराने के लिए आगे आते हैं, बल्कि जिन्ना के साथ इस प्रस्ताव में शामिल होते हैं कि अगर हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, दोनों को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए, एक हिंदू हिंदुस्तान और एक मुस्लिम हिंदुस्तान, तो मैं हिंदू हिंदुस्तान के लीडर के रूप में आपका सहयोग करने के लिए हाजिर हूं। यह बहुत बड़ा फर्क है। गांधी न तो प्रथम विश्व युद्ध में किसी लालच के चलते मदद कर रहे थे और ना ही द्वितीय विश्व युद्ध में किसी तरह का कोई लालच दिखा रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आप जानते हैं गांधी और कांग्रेस के बड़े नेता सारे के सारे जेल में रहे। उसके बाद का किस्सा तो हम आगे सुनेंगे ही। तो चंपारण से होते हुए खेड़ा में फिर पहले किसानों का आंदोलन, और उसके बाद अनुभव प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना में भर्ती कराने का, और उसके बाद सबसे बड़ी बात जलियांवाला बाग कांड और उसके बीच में छोटी बड़ी तमाम सारी घटनाएं जो गांधी देख पा रहे थे, उससे हिंदुस्तान में आकर गांधी धीरे धीरे अंग्रेजों के लॉयल नागरिक से, लॉयलिटी जो थी अंग्रेजों के प्रति, जो स्वामी भक्ति थी नागरिक के रूप में, मतलब एक नागरिक के रूप में हम अधिकारों के लिए भी लड़ेंगे जैसे हम अपने देश के लिए करते हैं, कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते एक तरफ तो हम हिंदुस्तान की सरकार से अपने जायज हकों के लिए लड़ेंगे भी, लेकिन अगर सरकार संकट में खड़ी होती है तो एक लॉयल नागरिक की तरह, एक समर्पित नागरिक की तरह, एक राष्ट्रभक्त नागरिक की तरह हम सरकार के साथ खड़े भी होंगे। गांधी जो हैं अपनी नागरिकता को ऐसे ही देख रहे थे, लेकिन जब उनकी समझ में आया कि ये तो हमारे ऊपर सिर्फ राज कर रहे हैं, ये तो उत्पीड़न में शामिल हैं हमारे, इनका जो सारा सिद्धांत है जिसकी बातें करते हैं लोकतंत्र की, न्याय की, ये इंग्लैंड में अंग्रेज नागरिकोों के लिए तो है इनके,
लेकिन अपने उपनिवेशों के नागरिकों के लिए नहीं है। तब उनके समझ में आया कि ये जो सरकार है ये हमारी नहीं है। जब स्वराज की गांधी ने परिभाषा दी थी तो उसमें अंग्रेजों को हटाने की बात नहीं थी, लेकिन जलियांवाला बाग कांड के बाद अगर आप गांधी को पढ़ें तो लगातार वो सरकार के मुखालिफ होते जाते हैं, लगातार अपने अधिकारों की बात करते जाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि 1942 आते आते गांधी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देते हैं, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालने की बात करते हैं, और इस हद तक करते हैं कि जब बंटवारे की भी बात आई तो बंटवारा टालने के लिए उन्होंने आखिरी बात यही कही थी कि ठीक है, बंटवारे के बारे में देख लिया जाएगा, बंटवारे पे बात कर लिया जाएगा, लेकिन पहले अंग्रेजों को बाहर किया जाए। जब इस देश में दंगे होने शुरू होते हैं, जिस पर आगे हम बात करेंगे, तो गांधी कहते हैं कि जब वो कलकत्ता जाते हैं और कलकत्ता के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उनको बुलाते हैं, उनसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या गवर्नर जो है उनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि बताइए इस हिंसा को रोकने के लिए क्या किया जाए। तो कहते हैं सबसे पहले तो आप हमारा देश छोड़ के चले जाइए, जब तक आप रहेंगे तब तक हिंसा को नहीं रोका जा सकता। अगली कड़ियों में जो भी 2 3 4 और कड़ियां इसकी हम करेंगे, अगली कड़ियों में प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, खासतौर पे जलियांवाला बाग कांड के बाद से 1942 और फिर 1942 से 48 तक की गांधी की जो यात्रा है, जो एक नेशनलिस्ट गांधी की यात्रा है, जिसमें वो महात्मा गांधी बनते हैं, जिसमें वो राष्ट्रपिता बनते हैं, जिसमें वो हमारे यूपी और बिहार के गांवों के गांधी बाबा बन जाते हैं, उस पूरी कथा को हम सुनेंगे, उस पर बात करेंगे। देखिए, तारीफ सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं भी आम आदमी हूं, जैसे आप हैं, जैसे बाकी लोग हैं। लेकिन अगर फीडबैक देना चाहें, अगर आप बताना चाहें कि इसमें मैं क्या जोड़ सकता हूं, क्या घटा सकता हूं, कौन सी चीज पसंद आ रही है, कौन सा तरीका डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप प्लीज बताएं, क्योंकि ये कथा है और मैं कथावाचक कभी नहीं रहा हूं, तो निश्चित रूप से मुझसे कुछ गलतियां भी हो रही होंगी, निश्चित रूप से मैं थोड़ा बहुत बोर भी कर रहा हूंगा। तो वो जो बिंदु हैं जहां पर मैं बोर कर रहा हूं, जहां मुझसे गलतियां हो रही हैं, आप प्लीज मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। सारे कमेंट मैं पढ़ता हूं, जहां मैं गांधी कथा पे जितने कमेंट्स आते हैं सब मैं आराम से पढ़ता हूं और कई दिनों तक पढ़ता हूं, क्योंकि बाकी जो कुछ मैं करता हूं वो मेरे दिमाग के करीब है, गांधी कथा मेरे दिल के करीब है। बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए, नमस्कार।